एक बार फिर से आप सभी का क्लियर एग्जाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार की क्लास देखेंगे और इस क्रम में हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ने और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक मौलिक अधिकार को समझा नहीं जाएगा तब तक पढ़ के कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। इसलिए सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार को समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है। इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और इसका वर्णन हमें संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये देखेंगे हम लोग कि इसका विकास कैसे हुआ। तो विकास के बारे में मैंने आपको पहले भी पहली क्लास में बताया था कि इसका विकास जो था वो इंग्लैंड के महाराज जो थे उस टाइम पे, किंग जॉन, उन्होंने 1215 में क्या किया था, एक घोषणा पत्र जारी किया था इंग्लैंड के वासियों के लिए, यानी कि इंग्लैंड के नागरिकों के लिए 1215 में एक घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें उन्होंने वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए थे। और ये जो अधिकार थे वो 15 जून 1215 को थेम्स नदी के किनारे हस्ताक्षरित किए गए थे। थेम्स नदी के किनारे क्या किया था, हस्ताक्षरित किया गया था। तो यहीं से निकल के आया है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा बनाया गया था, यानी कि इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मौलिक अधिकारों को ही हमारे संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया, तो अगर उसमें ब्रिटेन होगा तो ब्रिटेन डालेंगे, और अगर ब्रिटेन नहीं है तो फिर यूएसए डालेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो मौलिक अधिकार की परिकल्पना थी वो ब्रिटेन में पैदा हुई थी, फिर उसके बाद उसको यूएसए ने अडॉप्ट किया, फिर यूएसए से हम लोगों ने अपने संविधान में इसको अडॉप्ट किया है। तो ये था मौलिक अधिकार का इतिहास। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा दिए गए वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी भी देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका नैतिक और मानसिक विकास हो पाएगा। क्योंकि अगर किसी को आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखोगे तो उसका विकास क्या ही होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो हमारे संविधान में हमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी नागरिक से कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए और उसकी रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि ये जो है मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति के विकास के लिए इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को उसके विकास के लिए आवश्यक साधन और अधिकार प्रदान करना। इसके अलावा दूसरा है सरकार की शक्तियों को कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रित करना। यानी कि अगर सरकार की शक्ति जो है वो असीमित होगी तो वो किसी भी नागरिक के साथ कैसा भी मनमाना व्यवहार कर सकती है। लेकिन संविधान में हमें ये प्रावधान दिया गया है कि हमारे जो अधिकार हैं वो किसी भी कीमत पर हमसे छीने नहीं जा सकते। यानी कि सरकार के मनमानेपन पर रोक लगाता है। इसके अलावा जो है इसका उद्देश्य है समानता कायम करना, यानी कि समानता बनाए रखना। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, महिला हो पुरुष हो, एलजीबीटी की हो, कोई भी हो, उन सबको एक तरह से ट्रीट करता है। नंबर 4 हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करना। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी ये आवश्यक है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करते हैं और इसका उद्देश्य है कि नागरिकों की हर तरह से रक्षा करना और उनको आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर सपोर्ट देना। तो ये होता है मौलिक अधिकार का उद्देश्य। अब हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहली विशेषता ये हो जाएगी कि मौलिक अधिकार जो हैं वो परिवर्तनीय है। नंबर दूसरा हो जाएगा मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है।
इसके अलावा तीसरा हो जाएगा सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। चौथा, मौलिक अधिकार व्यक्ति को या नागरिक को राज्य के विरुद्ध तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। ठीक है, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जो पहला है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी हालत में डिनाइड नहीं हो सकते हैं और वो हर कंडीशन में उनका पालन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। इसके अलावा जो दूसरा है, मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार की जो सीमा है वो असीमित नहीं है, वो एक दायरे में रहकर आपको दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपको बोलने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के कान में जाके बोलेंगे कुछ भी, या आप किसी के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे। तो इसके लिए एक सीमा का निर्धारण किया गया है और उस सीमा के बाहर अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपके मौलिक अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा यह सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है, यानी कि वो हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को, अमीर गरीब कोई भी हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता और वो सब नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। और इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन सामान्य स्थिति में ये सभी नागरिकों को एक साथ प्राप्त है। इसके अलावा चौथा, मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ कि यदि राज्य यानी कि सरकार आपके अधिकारों को दबाने की कोशिश करेगी तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं, यानी कि राज्य भी, सरकार भी आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन नहीं सकती। और निजी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, वो अगर आपके अधिकारों को छीनता है तो उसके विरुद्ध भी आप न्यायालय में जा सकते हैं। अब एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, वो है मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ है। मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ। तो इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि मौलिक अधिकार की जो पहली मांग थी, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरलैंड की महिला थी और वो भारत आकर कांग्रेस से जुड़ी थी। ठीक है, और ये पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए
मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग, और ये जो है मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। उन्नीस सौ अट्ठाईस में। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए। उन्नीस सौ इकतीस के कराची अधिवेशन। इसकी मांग की गई थी, यानी कि 1931 के जो कराची अधिवेशन था, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, उसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद 1934 में जब संयुक्त संविधान सभा का गठन किया गया था, संयुक्त संविधान समिति का गठन किया गया था ब्रिटेन में, तो वहाँ पर भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन था, उसने मौलिक अधिकार देने से क्या किया था, मना कर दिया था। इसके बाद पाँचवें नंबर पे लिखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम में तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम में आया था, उसमें भी मौलिक अधिकारों को जोड़ने की मांग की थी महात्मा गांधी ने, जब वो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। लेकिन इसमें क्या किया, अंग्रेज़ों ने बोला तो था कि ठीक है, हम आपकी मांग जो है उसको स्वीकार करेंगे, यानी कि आने वाले भारत शासन अधिनियम में जोड़ने का प्रयास करेंगे या जोड़ेंगे। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें इसको जोड़ा नहीं गया, यानी कि मौलिक अधिकारों को नहीं जोड़ा गया। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें और आज के संविधान में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों को नहीं जोड़ा गया था और हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था 1935 के भारत शासन अधिनियम और हमारे संविधान में। इसके बाद सन 1945 में
तेग बहादुर समिति। इसका गठन किया गया। और इसमें नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या किया गया कि जो मौलिक अधिकार थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। पहले वो थे जो न्यायालय में जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती थी, और दूसरे वो जिनके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 1945 में एक समिति जिसका नाम तेग बहादुर समिति था, इसका गठन किया गया था। और इसमें 1928 में बनाए गए नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुसार मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा गया, जिनमें से एक तरफ वे अधिकार रखे गए जिनको लागू करने के लिए न्यायालय जाया जा सकता है, और दूसरी तरफ उन अधिकारों को रखे गए जिनको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तो वो कौन से अधिकार थे? तो वे अधिकार जिनके विरुद्ध न्यायालय जाया जा सकता है वो है मौलिक अधिकार, और वे अधिकार जिनके विरुद्ध न्यायालय नहीं जाया जा सकता है वो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग डालिए टॉपिक, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शैक्षणिक एवं संस्कृति। संस्कृति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। इसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं जो हमें प्रदान किए गए हैं। तो अब एक एक करके हम इन सारे अधिकारों को पढ़ेंगे।
और एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, इसमें पहले एक नोट डालिए और फिर लिखिए। कि शुरुआत में जो था वो मौलिक अधिकार जो थे वो पहले मौलिक अधिकार वो शुरुआत में 7 थे, और 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार। और इसका जो वर्णन था पहले वो अनुच्छेद 31 में मिलता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार जो पहले था उसको समाप्त कर दिया गया, और इसको फिर मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया गया, और इसे बना दिया गया वैधानिक अधिकार। यानी कि इसको मौलिक अधिकार से वैधानिक यानी कि विधिक अधिकार के अंतर्गत बना दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप संपत्ति बना सकते हैं, लेकिन आप राज्य को जाके नहीं बोल सकते कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, आप मुझे संपत्ति दीजिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 31 यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। तो यहाँ से हम लोग आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वो है अनुच्छेद 12, और ये क्या कहता है? इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। तो राज्य की परिभाषा से तात्पर्य है संघ यानी कि केंद्र की संसद, और सरकार। इसके अलावा प्रांत यानी राज्य का विधानमंडल, और प्रांत की सरकार। इसके अलावा स्थानीय स्थानीय संस्थाएं, तथा चौथा है सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एवं संस्था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राज्य के अंतर्गत आएंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो है संघ यानी कि केंद्र की संसद। अब संसद में जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। तो इसके जितने भी सदस्य होंगे राष्ट्रपति को मिलाकर वो सारे जो होंगे वो राज्य कहलाएंगे। इसके अलावा प्रांत प्रांत का जो विधानमंडल है, प्रांत की सरकार है, यानी कि वहाँ के जितने भी विधानमंडल के सदस्य और सरकार होंगे वो सब भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा जो स्थानीय संस्थाएं हैं, और इसके अलावा सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एवं संस्था, यानी कि ऐसा व्यक्ति या संस्था जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सरकारी कार्यों में जो यानी कि जो सरकारी कार्यों से संपर्क यानी कि जो सरकारी कार्यों से संबंध रखता है उसको भी राज्य की श्रेणी में रखा जाता है।
अब यहाँ से लिखिए अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य, यानी कि ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, ये ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। और अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है तो वो कानून उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करती है या ख़त्म करती है, वो शून्य मानी जाएगी, यानी कि वो वहाँ तक वैध नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को लिख लीजिए सबसे पहले। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो व्यक्ति के अधिकारों को कम या समाप्त करती हो, और यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह उस सीमा तक, जिस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं, शून्य माना जाएगा। यानी कि अगर सरकार ऐसा कानून बना देती है कि जिससे आपका मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, तो अब इसको न्यायालय पे चुनौती दी जाएगी। तो अगर न्यायालय को लगता है कि ये कानून जो है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो न्यायालय उसे रद्द कर देगी। और अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट करिएगा। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी शर्त है, संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहली शर्त ये है कि ठीक है, आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका जब आप संशोधन करेंगे, यानी कि जो सरकार है, संसद है, विधायिका है, वो जब मौलिक अधिकारों में संशोधन करेगी तो उसको ये दो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इससे व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, यानी कि उनको कम नहीं किया जा सकता। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, यानी कि जो मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, जो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये जो हैं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें प्रभावित नहीं होती हैं तो आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए
कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी नहीं। तो चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको समझ लिया जाए, जिससे हमें बाद में अगर पढ़ें तो समझ में अच्छे से आ सके। तो आप ये चीज़ें थोड़ा गौर करिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फ़ायदा भी इसका आप ही को मिलेगा। इसके बाद है अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनुच्छेद 13(1). तो अनुच्छेद 13(1) कहता है कि जो संविधान की पूर्व विधियाँ थी, यानी कि पहले इसको लिख लेते हैं। संविधान पूर्व की विधियाँ, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ उसके पहले जो कानून थे उसके बारे में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, ये उसके बारे में बताया गया है। और उसके पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था उस टाइम पे कौन कौन से कानून लागू थे और उनका क्या प्रभाव था हमारे संविधान में, और आज क्या प्रभाव है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात है तो वो ये है कि संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि तो संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि जिससे मौलिक अधिकारों को प्रभाव पड़ता है वो शून्य मानी जाएंगी, यानी कि उन कानूनों का कोई भी मतलब नहीं होगा, वो एकदम से रद्द मानी जाएंगी। ये है संविधान के अनुच्छेद 13(1) में। इसके बाद है अनुच्छेद 13(2), संविधान के लागू होने के बाद की विधियाँ। तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी लिख लीजिए अनुच्छेद 13(2) में। तो इसमें बोला गया है कि संविधान लागू होने के बाद ऐसी कोई भी विधि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हो वो शून्य मान ली जाएगी, यानी ये भी रद्द मानी जाएंगी अगर वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं।
इसके बाद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार जो है वो दो प्रकार से देता है हमारा संविधान। पहला क्या है? विधि के समक्ष समानता। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। विधि के समक्ष समानता यानी कि अगर राज्य विधानमंडल या फिर केंद्र का सांसद जो है वो कोई भी कानून बनाता है तो उसके अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, एलजीबीटीक्यू हो, कोई भी हो, वो उन कानूनों के समक्ष समान होंगे, यानी सब पर एक समान रूप से वो कानून लागू होगा। इसका ये मतलब होता है विधि के समक्ष समानता का। इसके बाद अगर हम बात करें विधियों का समान संरक्षण का, तो इसका मतलब ये है कि ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कानून में कोई प्रोविज़न है या कोई प्रावधान है कि अगर आपके ऊपर ऐसा कोई खतरा होता है कि जिससे आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो अगर आप उन सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो ये मतलब होता है विधियों का समान संरक्षण का। अब इन दोनों चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, विधि के समक्ष समानता। तो जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा है ये हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और इसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी? वो डाइसी ने दी थी। अब विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? तो विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य यह है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। और सभी नागरिकों पर समस्त विधियां या कानून समान रूप से लागू होंगी। ये मतलब होता है विधि के समक्ष समानता का। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर दिया गया है विशेषाधिकार।
विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? तो विशेष अधिकार का सीधा सा मतलब ये है कि सबल के पक्ष में किया गया विभेद, यानी कि जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए किसी कमज़ोर के पक्ष में विभेद करना, यानी कि भेदभाव करना, इसको बोला जाता है विशेषाधिकार। इसके बाद देख लेते हैं जो दूसरी चीज़ है, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, तो इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो अवधारणा है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है, और यह अनुपातिक समानता पर आधारित है। यह जो है अनुपातिक समानता पर आधारित है। अब इसका अनुपातिक समानता का मतलब क्या होता है हम लोग अभी समझेंगे। एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि विधि का समान संरक्षण होता क्या है। तो अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ तो विधि का समान संरक्षण से तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति में नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, अर्थात राज्य समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से सभी नागरिकों के लिए लागू करेगा, और कानूनों के द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाते हैं वो सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किया जाएगा, अगर वो समान स्थिति में है तो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपकी कंडीशन समान है, यानी कि पहले लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इस चीज़ को लिख लीजिए। तो विधि का समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सा मतलब है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, इसका मतलब ये होता है। और इसको अगर थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं किसी भी कानून द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाते हैं वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। इसके लिए एक शर्त यह है, यदि वह समान परिस्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि अनुपातिक समानता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अनुपातिक समानता क्या होती है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, ये जो है थोड़ा अमीर है, यानी कि ये थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड से है, और ये जो है गरीब है और इसको वो सुख और संसाधन नहीं मिल पाए जो इस इंसान को, यानी इस व्यक्ति अमीर व्यक्ति को मिले थे। तो अब क्या दोनों की परिस्थिति समान होगी? नहीं होगी। और इसी को बोला जाता है अनुपातिक समानता। तो इसमें क्या किया जाता है कि मैंने इसके पहले भी एक उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि समान अनुपात क्या होता है। समान अनुपात का मतलब होता है कि अगर आपके पास 10 पेन हैं और लेने वाले कितने हैं, 5, तो आप सबको दो दो पेन दे दो, तो ये हो जाएगा समान अनुपात। लेकिन अगर इसी चीज़ के बारे में हम अनुपातिक समानता की बात करें, तो क्या होगा, चीज़ें बदल जाएंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 10 पेन है, ठीक है, या 10 रोटियाँ हैं, ये समझिए, ये थोड़ा बेस्ट एग्जांपल होगा समझने के लिए। ठीक है, और अब खाने वाले कितने हैं, 5 लोग हैं खाने वाले। 5 लोग कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई। ए जो है थोड़ा अमीर घर से आता है और इसके पास खाने पीने के सारे संसाधन और ऐशो आराम के सारे संसाधन मौजूद हैं। बी जो है वो थोड़ा गरीब घर से आता है और इसके पास वो सारे संसाधन नहीं हैं। 6 भी गरीब है, यानी कि जो सी है वो भी गरीब है। डी थोड़ा अमीर है और ये जो है एक सामान्य वर्ग से आता है। ठीक है, तो अब जो व्यक्ति अमीर है, तो इसको हम लोग वैसे अगर समान अनुपात देखें तो उसके हिसाब से दो रोटियां आनी चाहिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको और इसको भी, सबको दो रोटियां आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सबको दो दो रोटियां नहीं देंगे। इसके बाद चूंकि सारे संसाधन मौजूद हैं, हम लोग इसे सिर्फ एक रोटी देंगे, क्योंकि घर जाके ये अच्छे से और भी नाना प्रकार के व्यंजन खा सकता है। अब दूसरा व्यक्ति गरीब है, तो इसको हम दो रोटी की जगह क्या देंगे, 3 या 3.5 रोटी देंगे। ऐसे ही इसको भी और इसको भी एक देंगे। ठीक है, और ये सामान्य वर्ग से आता है, तो अब जो भी हिस्सा बचा वो हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वितरण की प्रणाली है, इसको बोला जाता है अनुपातिक समानता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से अनुच्छेद 14 खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म,
मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15, इसलिए 15(1) है। तो अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे उसकी जाति जो भी हो, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान कोई भी हो, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 15(2) है। इसमें क्या कहा गया है? सेम वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर एक चीज़ बदल दी गई है। इसमें कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर, इसके पहले जो मैंने बोला वो जो आप ज़रूर ऐड करिएगा, यानी कि ये चीज़ इसके आधार पर सार्वजनिक स्थानों दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, कुएं, तालाब, मंदिर, इत्यादि जगहों पे जाने से नहीं रोक सकते। तो ये निम्न स्थान है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिकों को निम्न स्थानों पर सम्मिलित होने से नहीं रोका जाएगा। वो स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सार्वजनिक स्थल, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, कुएं, तालाब और मंदिर में प्रवेश। इन सब चीज़ों से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जैसे कि आपका पर्सनल मंदिर है, आपने अपने घर में बनवा रखा है, ठीक है? जैसे आपका अपना पर्सनल मंदिर है, आपने अपने घर में बनवा के रखा है, तो वहाँ पर आप किसी को जाने से रोक सकते हो। जैसे आपके घर में खुद का तालाब यानी कि स्विमिंग पूल है, आप वहाँ पर किसी को जाने से रोक सकते हो। आपके घर में खुद का कुआँ है और आप चाहते हो कि उसका पानी सिर्फ आप पिएं, तो वहाँ पर आप किसी को जाने से रोक सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये मतलब कि पर्सनल चीज़ें हैं, तो इनके बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। अब इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद भी हैं। एक्चुअली अपवाद तो उसमें से मैंने लिखवाया नहीं क्या, शायद एक बार देखिए ज़रा अनुच्छेद, आई थिंक नहीं लिखवाया मैंने, सॉरी मेरी गलती है। एक काम करिए आप लोग पहले वहाँ पे अपवाद लिख लीजिए, वो समझाने के चक्कर में मैं भूल गया वो चीज़ यहाँ पे ऐड करना था। अनुच्छेद 14 से संबंधित कुछ अपवाद भी हैं, उसको लिख लीजिए पहले। अगर कॉपी में पीछे जगह बची हो तो प्लीज़ ऐड कर लीजिए, या फिर एक पेज ऐड कर लीजिए वहाँ पे। तो इसमें जो सबसे पहला अपवाद है वो ये है, ये आप लोग अनुच्छेद 14 के अंतर्गत लिखिएगा, है ना? वहाँ पे एक्चुअली मैं समझाने के चक्कर में भूल गया था लिखवाना, बट जब मैंने वहाँ पे अपवाद दिखा तो मुझे एकदम से ट्रिगर कर गया वो चीज़।
तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत अपवाद आएंगी? तो सबसे पहले बता देता हूँ क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मतलब कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण किन किन लोगों को मिलेगा हमने जान लिया, सभी नागरिकों के लिए समान है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके लिए ये चीज़ें समान नहीं हैं। तो इसका अपवाद क्या होगा? सबसे पहले तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते कि इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि उस समय वो जो भी कर रहे होंगे वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग दी गई है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वो अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इसके बाद दूसरा है ऐसा व्यक्ति या संस्था, और यहाँ पर व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? मीडिया रिपोर्टर और प्रेस से, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति या संस्था जो संसद या विधानमंडल में चल रही कार्यवाही को प्रसारित करते हैं, तो इस कार्य के लिए इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर संसद या विधानमंडल में, यानी कि जो केंद्र में संसद होती है और राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, यहाँ पर कोई कार्यवाही चल रही है और कोई मीडिया पर्सन वहाँ पर वहाँ की जानकारी को प्रसारित करता है, तो उसके लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अब वो आज की कंडीशन में है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। इसके बाद तीसरा अपवाद आता है संसद में या संसद की समिति, संसद में या संसद की समिति में, या यहाँ पर राज्य विधानमंडल भी लिख लीजिएगा, इनके सदस्यों द्वारा कही गई बात को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जो संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ पर जो बातचीत चलती है, कोई भी सांसद या कोई भी सदस्य कुछ भी बात करता है तो वो उस चीज़ को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद चौथा है यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कोई भी व्यक्ति या संस्था इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी कि उसके लिए उसके साथ
समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। इनको भी ये प्रोविज़न प्राप्त है। इसके बाद पांचवा है कि जब भी संसद, ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। जब भी संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य कोई भी सत्र होगा तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी एमएलए यानी सॉरी किसी भी एमएलए यानी कि संसद का सदस्य, या फिर आप इस एमएलए को काट दीजिए, ठीक है ना, संसद का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य, ठीक है, को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब भी संसद का कोई सत्र होता है या राज्य विधानमंडल में कोई भी सत्र होता है तो तो सत्र चालू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये है इसका प्रावधान। इसके अलावा जो एक आखिरी चीज़ है वो ये है कि मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जो मानसिक रूप से ग्रस्त है, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता और डॉक्टर इसको प्रूव कर देते हैं, तो क्या होगा, उस पर भी जो कानून है वो समान रूप से नहीं लागू होंगे और उसको विशेष प्रावधानों के तहत व्यवहार किया जाएगा उसके साथ। तो आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार को समझा और उसको अच्छे से पढ़ा और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश की। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। बाकी की जो अनुच्छेद 15 है और उसके आगे के जो अनुच्छेद हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।